रहा हूँ कि जो जो स्टेट जिसको किसी कारणों से यूटी दिया गया था, स्टेट पुनः आएगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और संसद में उन्होंने कहा है, तो ये भी उम्मीद करनी चाहिए। चलो, ये तो बड़ी खुशखबरी वाली बात है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलेक्शन की क्या उम्मीद की जा सकती है? आम जनता को काफ़ी इंतज़ार है कि कब तक इलेक्शन होंगे। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को लोगों ने देखा, आपने ही कहा, और लोगों को चाहिए उनके चुने हुए नुमाइंदे। बिल्कुल। जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, 1 साल कोरोना के कारण से कुछ मीटिंग्स नहीं हुई, किसी ने बाइकआउट किया, हम सब जानते हैं, और उसका पीरियड 1 साल बढ़ाना, और लोग ये समझ रहे हैं कि 1 साल बाद इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सा डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा काम किया जा चुका है। उम्मीद है कि इसी वर्ष इलेक्शन हो। बीजेपी को जम्मू के लोगों का काफ़ी प्यार मिला। 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था कि जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको जो है पक्का किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आती है। वहीं उनके साथ 35,000 एसपीओज भी हैं, बाकी सारे लोग भी हैं। तो क्या कारण रहते हैं? अभी जो डीडीसी जो इलेक्शंस हुए उसके मैनिफेस्टो में भी जो था, बीजेपी ने ये रखा था कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। और क्यों नहीं, क्या कारण रहते हैं, क्यों नहीं उनके साथ अभी तक कोई न्याय हो पा रहा है? देखिए अरफात जी, मैं एक बात साफ कहूँगा, ये देन पिछली सरकारों की है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि शायद मैं कभी आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी सीएम व बीजेपी सीनियर नेता मिस्टर कविंद्र गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया जी। कविंद्र सर, पहले डीडीसी जो मेंबर्स जीत के आए हैं उनके साथ इलेक्शन से पहले वादे किए गए थे प्रोटोकॉल देने के, तनख्वाहें देने के लिए। ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन के बाद जब जीत के आए तो उनको आधा कर दिया गया? पहले बात की गई थी कि डीसी के बराबर जो है एक डीडीसी मेंबर की पावर होगी, अब जो है उनकी पावरों को घटा दिया गया है। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के जो डीडीसी मेंबर जीत के आए हैं वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन लोगों को गुपकार गैंग या अलग अलग जो तरीके से बोला जाता है। देखिए, कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह की व्यवस्था बनी है। जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर पहले से इस प्रकार की व्यवस्था है, उसकी पूरी जानकारी लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन लोगों ने भी इस प्रकार से रूल्स बनाए हैं जी, तो उनको देखना चाहिए था। अब पूरी जानकारी क्या है, मुझे लगता है कि हमारे चुने हुए सदस्यों को भी ये ध्यान में लाना चाहिए, और जिन ब्यूरोक्रेट्स ने ये काम किया है उनको भी ध्यान में लाना चाहिए। जिला जो परिषद रहती है, उसका जो बोर्ड का चेयरमैन रहता है, वो एक कैबिनेट रैंक का उसको दर्जा दिया जाता है। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार 2005 में मेयर बना था जी, उस वक्त इसको तनख्वाह नहीं कहते, इसको मानदेय कहते हैं, इसको ऑनरेरियम कहते हैं जी, और ऑनरेरियम कई स्टेट्स में अभी भी मेयर हैं जिनको 1 पैसा भी नहीं मिलता। जी, तो तब 5,000 रुपया मुझे मानदेय मिलता था, लेकिन पैसे से बढ़कर के एक बहुत बड़ा सम्मान था कि मैं जम्मू का पहला मेयर बना। बिल्कुल। जब पहली बार चीज़ें कोई बनती हैं उसमें कुछ खामियां भी रहती हैं, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे, मुझे लगता है कि शायद दूसरी स्टेट्स की 3-4 स्टेट्स को लेते, उसमें जानकारी लेते, उसमें कोई एवरेज निकाल करके इस प्रकार की व्यवस्था बनती तो अभी भी इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, और गवर्नर साहब के ध्यान में ये चीज़ें लाई गई हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ निर्णय जल्द होगा। जी, तो सर, जो ये प्रोटोकॉल की मांग की जा रही है या मानदेय बढ़ाने की जो बात की जा रही है, तो क्या ये इनका जायज़ है? देखिए, मैं भी पिछले लगभग 20-25 दिन से हॉस्पिटल में था, कुछ अपना ऑपरेशन करवाया था। जानकारी पूरी इसके बारे में नहीं थी, अखबारों में पढ़ता रहा, लेकिन इस पर स्टडी करना ज़रूरी है। जो उनको उनके उचित अधिकार हैं वो मिलने ही चाहिए। बड़ी विकट परिस्थितियों में, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मिलिटेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग जीत करके आए। तो मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है, तभी ये आवाज़ उठी है, तो उसका पूरा किया जाए। इस प्रकार की चीज़ें हम केंद्र के ध्यान में भी लाएंगे, और ये सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि उनको इन पर पुनर्विचार किया जाए।
जी सर, पंचायतों को मजबूत करने के लिए जो थर्ड टायर सिस्टम जो है ये तैयार किया गया था और ये भी पंचायतों का ही एक हिस्सा है। अब जो है पंचायत कॉन्फ्रेंस वाले भी ये आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनको ये इस तरह की जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल्स उनको दिए जाते हैं तो फिर सरपंचेस और बीडीसी जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, उनको भी पावर्स जो हैं डिफाइन की जाएँ। तो क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी? बिल्कुल। देखिए, हम अब डीडीसी को बीडीसी के साथ में नहीं मिला सकते, बीडीसी को सरपंच के साथ नहीं मिला सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायती राज सिस्टम में इन सभी की जो पावर्स हैं, इनके जो अधिकार हैं, उसको डिफाइन किया गया है। जी। तो मुझे लगता है कि एक किताब निकालने की ज़रूरत है जिससे ये सारे लोग अपनी उस सिस्टम को समझ सकें और अपने अधिकार से बाहर ना जा करके, और ये सोचना चाहिए कि पहली बार ये हो गया, अगर इस व्यवस्था में थोड़ी कमी भी रहती है तो उसको ठीक किया जाना, उसके लिए मांग रखनी चाहिए और लोकतंत्र में जायज़ भी है। लेकिन सभी को बराबर के अधिकार ऐसा नहीं होता है, इसलिए सरपंच के अपने अधिकार हैं, बीडीसी के अपने अधिकार हैं और डीडीसी के अपने अधिकार हैं। जो उपयुक्त अधिकार हैं उनको मिलने ही चाहिए। जी जी। कुंदर सर, एक सवाल मेरा रहेगा, थोड़ा सा इस सब से हट के रहेगा। आप राजनीति में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। आजकल की जो राजनीति आप देख रहे हैं किस तरह की है? क्या वाकया में जो राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं लोग, क्या वाकया में वो आम जनता की सेवा करना चाहते हैं या अपने घर बनाना चाहते हैं? जिस तरह से अभी डीडीसी इलेक्शंस की ही बात करें हम, जो मंत्री रहे, जो एमएलए रहे, वो लोग भी जो है डीडीसी में उन्होंने हिस्सा लिया, कुछ हारे कुछ जीते, और जितने भी इलेक्शंस आते हैं उनमें जो है हिस्सा लेते हैं। और करोड़ों रुपया सुनने में आया है कि करोड़ों रुपया भी जो है इन डीडीसी मेंबर्स ने जो है इसमें इलेक्शंस में जो है वो इस्तेमाल किया है। तो क्या मानते हैं आप कि आजकल की राजनीति जो हो रही है वो किस ओर जा रही है? देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति पिछले 70 सालों के भारतीय की जो राजनीति थी उसमें गिरावट बहुत स्तर तक आई है, ये समझना होगा। कांग्रेस और बाकी पार्टियां जब तक सत्ता में रही, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का स्तर गिरा और जिस प्रकार से घोटाले हुए हम सब इसको समझ सकते हैं। राजनीति, किसी को नेता कहना एक गाली शब्द लगता था जी। लेकिन आज हमें ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सभी हर पार्टी में दूध के धुले हुए हैं। हर जगह इस प्रकार के लोग रहते हैं जिनका फ़र्ज, जिनका ये कोशिश रहती है कि पैसा कमाना, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को सेवा भाव के साथ राजनीति में आए तो सबसे अच्छा रहेगा। उसमें मैं अपनी उदाहरण दे सकता हूँ। कोई व्यक्ति पिछले 45 साल से 1975 में, जब मैं 13 साल का था, तब मैं जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो मैं 13 महीने जेल में रहा जी। तब से लगातार विद्यार्थियों में काम किया, युवाओं में काम किया और मेयर रहने का 3 बार मौका मिला। लेकिन मैं अपने आप दावे के साथ कहता हूँ, कोई उंगली उठा करके दिखाए कि कभी किसी से एक चारा ने भी लिए हैं। और इस राजनीतिक व्यवस्था में मैंने जो एक कष्ट सहे हैं, फाइनेंशियल जो मैं अपसेट रहा हूँ, मैं जानता हूँ। ये तो हर व्यक्ति को अपना उदाहरण देना होगा। पैसा, इस पैसे का क्या फ़ायदा जो लोग बाद में लालू प्रसाद यादव की तरह, या से सैकड़ों नाम हैं जो पैसा होने के बाद में जेल में पड़े रहें, लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखें। इसलिए भारतीय राजनीति को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात आपने कही, जो पैसा लगा करके करोड़ों रुपया आज वो बनना चाहते हैं, हम खुद समझ सकते हैं उनका मकसद क्या है जी। मैं जब पहली बार मेयर बना था तो टोटल मेरा 65,000 खर्च हुआ था, उसमें भी 30,000 लोगों के साथ जो ऐसे खाने पीने के लिए पार्टी वगैरह जो खर्च हुआ। कुल मिलाकर के जो मेरा इलेक्शन का खर्चा सिर्फ पोस्टर छपवाने का आया था। इसलिए मुझे लगता है कि इस राजनीति को दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सी पाबंदियाँ लगाई हैं, बिना मतलब के पोस्टर लगाना, दीवारों पर पोस्टर लगाना। ये चीज़ें धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से ठीक हो जाएंगी, ऐसा लगता है। और भारतीय इलेक्शन व्यवस्था को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये भी आपके माध्यम से अपील करूंगा, अगर राजनीति में आए हो तो अपने कुछ आदर्श छोड़ करके जाओ कि लोग आपको याद करें
और लोगों की सेवा के लिए आओ, ना कि पैसा कमाने के लिए। पैसा यहीं रहता है, सेवाएं। आज हम अगर सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को या दूसरे नेताओं को याद करते हैं, यही उन्होंने एक तपस्या की है। उस तपस्या के बावजूद वो पूरी उम्र के लिए अमर हो गए। हमें ये समझना चाहिए। कुविंदर सर, बीजेपी को जम्मू के लोगों का काफ़ी प्यार मिला। 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था कि जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको जो है पक्का किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आती है। वहीं उनके साथ 35,000 एसपीओज भी हैं, बाकी सारे लोग भी हैं। तो क्या कारण रहते हैं? अभी जो डीडीसी जो इलेक्शंस हुए उसके मैनिफेस्टो में भी जो था, बीजेपी ने ये रखा था कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। और क्यों नहीं, क्या कारण रहते हैं, क्यों नहीं उनके साथ अभी तक कोई न्याय हो पा रहा है? देखिए अरफाज जी, मैं एक बात साफ कहूँगा, ये देन पिछली सरकारों की है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि शायद मैं कभी सरकार में होता तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाता। लेकिन अब ये व्यवस्था बनी है, बड़े लोग इस प्रकार से कष्ट सह रहे हैं और 25-25 साल से उनके परिवार जो सरकारों ने लालच दिया होगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और भारतीय जनता पार्टी से ही उनको उम्मीदें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास ही वो आते हैं। प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, इस चीज़ को मानना होगा। 2018 में जब मैं स्पीकर था तो मुझे याद है कि सरकार की तरफ से एक लिस्ट बनाने की कोशिश की गई थी। 60,000 जो एक आंकड़ा दिया गया था वो रातों रात 1 लाख हो गया जी। फिर उसको स्टडी करने की जरूरत थी कौन लोग रातों रात वो उस खाते में आ गए। तो इसमें भी बहुत बड़ा घपला है। बड़े तरीके से उस प्रकार के जो लोग हैं जो डिपार्टमेंट्स में बैठ करके जाली लिस्टें बनाते हैं, उन पर एक अंकुश लगाने की जरूरत है। और इसके कारण से बाकियों के साथ न्याय ना हो, ये भी गलत है। इसलिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इफेक्ट्स को देखते हुए, जो सच बात मैं कहूँगा, खरी बात कहूँगा, उस चीज़ को देखते हुए फेज़ मैनर में कहीं ना कहीं इनको पक्का करना चाहिए। जिनको 20 साल हो गए हैं उनको पहले आप उसमें लीजिए, जिनको 10 से 15 साल हुए उनको दूसरे फेज़ में लीजिए, लेकिन इनके साथ न्याय होना चाहिए। जहाँ तक एसपीओ की बात करेंगे, मैं आपको साफ कहूँगा कि एसपीओ की अगर पे बढ़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिस प्रकार से काम करने का मौका मिलना चाहिए था, हमें 6 साल मिले थे। हमने बहुत सभी वर्गों के लिए किया है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हम करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में और चुने हुए नुमाइंदों में फ़र्क होता है, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे नित्य प्रति जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर इसको कहा है तो हम करेंगे। हम धारा 370 जैसा कदम उठा सकते हैं, राम मंदिर जैसा कदम उठा सकते हैं, कॉमन सिविल कोड की हम बात करते हैं। सारी चीज़ें अगर करते हैं तो हम वोट की राजनीति ना करके इस देश में एक सुधार लाना चाहते हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो भी आज सड़कों पर लोग उतरे हैं, इन सब के मामले का हल होना ही चाहिए। ये हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में केंद्र सरकार पर तो प्रेशर डालेगी ही पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, लेकिन इसके अलावा जल्द इस वर्ष मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे तो इन सभी की समस्याएं हल करेंगे। कुंदर सर, लास्ट में एक सवाल और रहेगा मेरा। जब सेंटर में सरकारें दूसरी हुआ करती थी, सेंटर में भी और जम्मू कश्मीर में भी जो है बीजेपी काफ़ी एक्टिव रहा करती थी महंगाई को लेके, तो अब क्यों नहीं महंगाई दिख रही है बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल महंगाई हमें दिखती है। कुछ चीज़ें सरकार के हाथों में नहीं होती। आज कांग्रेस भी ये जानती है, हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये जानते हैं कि तेल का कंट्रोल कंपनीज के पास है, ना कि सरकार के पास है। सरकार ने ये भी कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के कहीं ना कहीं इसको करें। तेल पहले भी महंगा होता था और ये जो पे कमीशंस 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, जब इस प्रकार की जो फाइनेंशियल मैटर्स बदलते हैं तभी पे कमीशन कहीं कुछ ना कुछ अनाउंस करके आज हमारी आमदन भी बढ़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो तेल का अफेक्ट नहीं होता, तेल का अफेक्ट हम पर भी होता है, सब पर होता है और आवाज़ उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में चिंतित है। सरकार में बैठ कर के सरकार के लोगों को चिंतित होना होता है, वो सड़कों पर नहीं आते हैं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आपने कल अनुराग ठाकुर जी का बयान पढ़ा होगा, परसों सीतारमन जी का बयान पढ़ा होगा, तो मैं ये कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने राज्यों में क्यों नहीं सस्ता किया है। तो आज हमारी ये कोशिश है कि सही तरीके से लोगों को अगर राहत पहुंचाई है, कोरोना के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के खातों में पैसे डालती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के प्रति चिंतित रहती है, किसान, मजदूर, रेडी वाला, सर पर टोकरी उठाने वाला, सभी के लिए चिंतित है। तभी तो इस प्रकार के निर्णय किए गए हैं। इस वक्त पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, कोई भारत नहीं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने जिस प्रकार की सेवाएं पूरे विश्व को दी हैं, वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, इस प्रकार की हमारी कोशिशें, मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही तेल के मसले का भी हल होगा। बाकी कोई ये सारी चीज़ें 3-4 सालों में या 4 सालों में नहीं बढ़ गई हैं, ये शुरू से बढ़ती आई हैं। कांग्रेस के राज में भी तेल, आप अगर तेल का, चीनी का, दालों का भाव देखें तो उससे आधी आज रेट हैं। तो एक आध आइटम को छोड़ करके मुझे लगता है कि वाकई में एक तेल के साथ ट्रांसपोर्ट पर भी इफेक्ट होता है, चूल्हे पर इफेक्ट होता है, हर चीज़ पर इफेक्ट होता है। जल्द इसके लिए कोई ना कोई सरकार कोशिश करेगी और हल निकलेगी। सर, इलेक्शन की क्या उम्मीद की जा सकती है? आम जनता को काफ़ी इंतज़ार है कि कब तक इलेक्शन होंगे। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को लोगों ने देखा, आपने ही कहा, और लोगों को चाहिए उनके चुने हुए नुमाइंदे। बिल्कुल। जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, 1 साल कोरोना के कारण से कुछ मीटिंग्स नहीं हुई, कुछ ने बाइकआउट किया, हम सब जानते हैं, और उसका पीरियड 1 साल बढ़ाना, और लोग ये समझ रहे हैं कि 1 साल बाद इलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सा डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा काम किया जा चुका है। उम्मीद है कि इसी वर्ष इलेक्शन होंगे, और डिलिमिटेशन कमीशन का क्योंकि साल करके बढ़ाते हैं, इसलिए साल बढ़ाया गया। तो डिलिमिटेशन कमीशन का समय बढ़ना, इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन 1 साल कोई आगे हो गए। उम्मीद करनी चाहिए कि लोगों को जल्द अपनी सरकार, अपना चुना हुआ नुमाइंदा मिलेगा। और एक बात बिना पूछे आपसे जोड़ रहा हूँ कि जो स्टेट जिसको किसी कारणों से यूटी दिया गया था, स्टेट पुनः आएगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और संसद में उन्होंने कहा है, तो ये भी उम्मीद करनी चाहिए। चलो, ये तो बड़ी खुशखबरी वाली बात है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक मैसेज आम जनता के लिए, क्योंकि बीच में कुछ फिरकाप्रस्त लोग भी होते हैं जो वक्त के साथ आम जनता के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी करते हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? भारत की राजनीति जो चल रही है, पूरे विश्व को उससे उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। कोरोना वैक्सीन उसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में कुछ निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिए गए। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पर हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, ईसाई रहता है और सिख रहते हैं जी। ये मान करके चलना चाहिए, सभी यहाँ के बाशिंदे हैं और सभी को साथ ले करके चलना है। अगर 70% यहाँ पर मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम समाज भी उस सारी प्रगति का हकदार भी है और उनके अधिकार भी हैं। हम सब मिल करके स्टेट को ऐसी स्टेट बनाएं, क्योंकि बड़े क्रूशल समय से हम निकले हैं। 30 साल की मिलिटेंसी हमने झेली है, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख कहीं ना कहीं ये भी बातें होती हैं कि इनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार रहा है। उसकी चीज़ें सामने नज़र आती हैं कि सेक्रेटेरिएट में जम्मू के कोई लोग नज़र ही नहीं आते थे, लद्दाख के कुछ लोग नज़र नहीं आते थे। हम सब मिलकर के एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएं। मैं सभी पार्टियों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, कुछ चीज़ें राजनीति में ना लेकर के उनके प्रति पॉजिटिव सोच रख के इस प्रदेश के युवा का सोचना है। यहाँ पर आतंकवाद ना हो ये सोचना है, यहाँ पर अमन चैन रहे ये सोचना है, और हम सब इकट्ठे मिलकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे इस प्रगति के लिए काम करें। और ये भी कहूँगा कि राजनीति के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछे, एक स्वच्छ राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा के लिए हम कहें। और युवाओं को ये भी अपील करना चाहता हूँ, हमारे माता पिता हमें डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, और राजनीति में आना भी एक अच्छे लोग अगर आएंगे तो यह राजनीति अच्छी होगी। इसलिए युवाओं को ये भी कहूँगा कि राजनीति में हिस्सा लें और राजनीति को आके एक अच्छे तरीके से इस देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए काम करें, अपना योगदान दें। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी सीनियर नेता मिस्टर कविंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।